गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के हाइड्रोजन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, यहाँ पर हम वाटर की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखिए स्टार्ट करते हैं। इन द गैस फेज water is a bent molecule with bond angle of 104.5 degree and oxygen hydrogen bond length 95.7 picometer as shown in figure 9.1a। ठीक है, यहां पर हमसे कहा गया है इन द गैस फेज वाटर इज ए बेंट मॉलिक्यूल। वाटर जब गैसियस फेज में प्रेजेंट होता है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेंट। यहां पर इसकी स्ट्रक्चर की बात की गई है। बेंट मॉलिक्यूल होता है विद बॉन्ड एंगल, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 95.7 पिकोमीटर एज शोन इन फिगर 9.1a। तो जो फिगर हमारे पास 9.1a है एनसीईआरटी बुक में, उस फिगर में हमें ये सभी मेजरमेंट शो किए गए हैं कि बॉन्ड लेंथ कितनी है और बेंट शेप किस तरह से है, ये सारी चीजें। तो देखिए हम यहाँ पर फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कितनी है? 95.7 पिकोमीटर, 95.7 पिकोमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ कहा गया है 104.5 डिग्री यहाँ बॉन्ड एंगल है। तो ये बॉन्ड एंगल कौन सा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल, ये वाला। ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है? 104.5 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट लाइन है एनसीईआरटी बुक में उसमें हमने बॉन्ड एंगल को भी चेक कर लिया और बॉन्ड लेंथ को भी चेक कर लिया है। अब देखिए बेंट मॉलिक्यूल के बारे में बात है कि जो गैसियस फेज में वाटर है हमारे पास, ये किस शेप में प्रेजेंट है? बेंट शेप में। आप खुद से देखिए बुक में इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर शो नहीं किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ इस बेंट मॉलिक्यूल को कि ये बेंट क्यों हो जाता है, लीनियर क्यों नहीं रहता? भाई ये हाइड्रोजन सीधे सीधे इस तरह से भी हो सकते हैं, लेकिन ये सीधे सीधे लीनियर फॉर्म में ना होकर बेंट शेप में क्यों आ जाते हैं, इसको चेक करना है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर लोन पेयर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए यहाँ इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप खुद से देखिए, अगर हम इन लोन पेयर्स की बात करें तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा, ये रिपल्शन कौन सा होगा? लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर की, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, तो यहां पर कौन सा रिपल्शन रहेगा? यहां पर रहेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। उसी तरह से अगर इस तरफ बात करें, यहां पर भी सेम रहेगा हमारे पास क्या? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यहां पर भी रहेगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब देखिए लोन पेयर क्या है? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और बॉन्ड पेयर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में इन्वॉल्व है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम चेक करें
तो यहाँ पर जो रिपल्शन हो जाएगा, जैसे यहाँ बॉन्ड एंगल शो कर रखा है, इसी तरह से इन बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो रिपल्शन रहेगा ये क्या कहा जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब हमने 4th चैप्टर में 11th क्लास 4th चैप्टर में हमने पढ़ा है लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। उसके बाद होता है सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर लोन पेयर जो रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, ये पढ़ा है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर लास्ट में क्या है, बॉन्ड पेयर। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन है, यहाँ सबसे ज्यादा रिपल्शन रहेगा। तो ये जो लोन पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बहुत ही तेजी से, बहुत ही मजबूती से एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सेकंड रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन लोन पेयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा सा लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये बात समझ में आती है। उसके बाद यहां देखिए कि ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ये सबसे कम होता है, ठीक है। तो आप खुद से समझिए कि ये जो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड लीनियर पोजीशन से थोड़ा सा बेंट हो जाएंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वाटर इज इन बेंट शेप, वाटर किस में आ जाएगा, बेंट शेप में, एक बेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन किससे ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। इसलिए इन्होंने कहा है कि वाटर गैसियस फेज में किस शेप में प्रेजेंट होता है, बेंट शेप में, एक बेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इस टॉपिक की सेकंड लाइन है, इट इज ए highly polar molecule figure 9.1b। थर्ड लाइन है, its orbital overlap structure shown in figure 9.1c। देखिए सेकंड और थर्ड लाइन को हम एक साथ समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेकंड लाइन, इट इज ए हाईली पोलर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब इस पोलर को ही हमें यहाँ पर समझना है। अगर हम स्ट्रक्चर को चेक करें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप खुद से समझिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को चेक करेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें अपनी तरफ खींचेगा। ये जो ऑक्सीजन है, इन बॉन्ड पेयर, जो ये बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, इनको ये अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। 2 यूनिट पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ठीक है, डेल नेगेटिव। और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होने की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 पोल्स बन गए हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। इसी को क्या बोलते हैं, डाईपोल। क्या बोलते हैं, डाईपोल। अब डाईपोल का मीनिंग क्या हो गया, डाई का मतलब 2, पोल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जो बने हैं, डाईपोल हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें 2 पोल्स बनते हैं, डाईपोल बनते हैं। और ये क्यों बनते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस,
यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डाइपोल बनता है, डाइपोल बनता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड लाइन, इट्स ऑर्बिटल ओवरलैप स्ट्रक्चर शोन इन फिगर 9.1c, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, 9.1b। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर चेक करेंगे। हमारे पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, जो बुक में हमें गिवन है। ये हमारे पास हो गया लॉन पेयर, ये हो गया सेकंड लॉन पेयर इस तरह से। ठीक है, और ये हो गया बॉन्ड पेयर जहां पर एक हाइड्रोजन इस तरह से अटैच है। ये ऑक्सीजन है भाई, ध्यान रखना, सेंटर में ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और एक यहां पर हो गया इस तरह से, ये हो गया हमारे पास बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास लोन पेयर्स हैं और ये बॉन्ड पेयर्स हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, किसके लिए, वाटर के लिए। 9.1c जो फिगर है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, जहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरह से प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनके ऑर्बिटल्स इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं, और जो बॉन्ड पेयर है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने थर्ड लाइन को भी चेक कर लिया है। इस टॉपिक की नेक्स्ट लाइन है, देखिए, इन द लिक्विड फेज वाटर molecules are associated together by hydrogen bond। देखिए हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या है, इन द लिक्विड फेज वाटर मोलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर कहा गया है लिक्विड फेज में वाटर मोलिक्यूल्स किस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। मतलब फर्स्ट वाटर मोलिक्यूल सेकंड वाटर मोलिक्यूल से किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर ये अटैच रहेगा। अगर हम स्ट्रक्चरली चेक करें तो स्ट्रक्चरली देखिए, हमारे पास ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है वाटर का इस तरह से, ये हो गया सेकंड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया थर्ड मॉलिक्यूल इस तरह से, और ये हो गया फोर्थ मॉलिक्यूल वाटर के लिए। ठीक है, तो आप खुद से समझिए, सेकंड लाइन में हमने चेक किया था कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, हाईली पोलर है। इसका रीजन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिससे यहाँ पर 2 यूनिट आ गए थे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव और यहाँ पर डेल नेगेटिव, 2 यूनिट डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव है और यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 यूनिट है डेल नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर 2 यूनिट डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव। अब थोड़ा समझिए, यहाँ पर क्या हो गया ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जब सेकंड मॉलिक्यूल के अपोजिट जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि लिक्विड फेज में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के पास ही रहते हैं, मतलब उनमें अट्रैक्शन फोर्स गैसियस मॉलिक्यूल्स के अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो आपने देखा कि पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकंड मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन एटम है उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है और सेकंड मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, इन द लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं
टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गई नेक्स्ट लाइन। इस टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ है, देखिए, द crystalline form of water is ice। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। यहाँ पर बात की गई है आइस की, तो आइस का मीनिंग क्या हो गया कि वाटर अब सॉलिड फेज में प्रेजेंट है। अभी तक हमने गैस फेज और लिक्विड फेज की बात की थी, अब हम करेंगे सॉलिड फेज की। तो यहाँ कहा गया है कि वाटर किस टाइप का सॉलिड है, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया कि सॉलिड के टू टाइप हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। और क्रिस्टलाइन का मीनिंग हो गया कि एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स जो भी कंपाउंड में प्रेजेंट है वो सभी एक रेगुलरली अरेंज रहेंगे और लॉन्ग रेंज ऑर्डर उनमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एक परफेक्ट क्रिस्टल हम उसे कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर crystallize in hexagonal form but at very low temperature it condenses to cubic form। नेक्स्ट लाइन में क्या है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल फॉर्म। वाटर किस में प्रेजेंट रहेगा, हेक्सागोनल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और क्रिस्टल फॉर्म में ही रहेगा। देखिए, क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन किस टाइप का क्रिस्टल रहेगा, हेक्सागोनल रहेगा, बट एट वेरी लो टेम्परेचर, लेकिन बहुत ही कम टेम्परेचर पर। इट कंडेंसेस टू क्यूबिक फॉर्म, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर पर ये किस फॉर्म में रहेगा, क्यूबिक फॉर्म में। देखिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रहेगा हेक्सागोनल फॉर्म में। ठीक है, और लो टेम्परेचर पर ये रहेगा क्यूबिक फॉर्म में। तो क्यूबिक फॉर्म किस तरह की रहेगी हमारे पास, कुछ इस तरह की। ये हमारे पास है क्यूबिक फॉर्म ऑफ वाटर, इस तरह से। ठीक है, कि इस टाइप की क्यूबिक फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन that of water therefore ice cube floats on water। देखिए, बहुत सिंपल कहा गया है यहाँ पर, जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर से आइस की डेंसिटी कम होती है। Therefore ice cube floats on water, इसलिए जो आइस क्यूब है, बर्फ का टुकड़ा है, वो पानी पर तैरता है। ठीक है, पानी पर वो तैरता है। ये हमने नेक्स्ट लाइन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लाइन है इस टॉपिक की, इन विंटर सीजन आइस formed on surface of lake provides thermal insulation which ensures the survival of aquatic life। देखिए, बहुत सिंपल है। इन विंटर सीजन आइस फॉर्म्ड ऑन सरफेस ऑफ लेक,
क्या होगा कि जो लेक की जो अपर सरफेस है विंटर सीजन में वो क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। अपर जो सरफेस है लेक वाटर की वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड टू सॉलिड, मतलब वो वाटर टू आइस बन जाएगी। ठीक है, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन। अब थर्मल इंसुलेशन का मतलब क्या हो गया, इंसुलेशन का मतलब होता है जहां पर ना तो मैटर और ना ही हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो। देखिए, ना तो हीट बाहर जा सके और ना ही बाहर से कोई हीट अंदर आ सके, मतलब एक इंसुलेटेड वॉल। ठीक है, और इंसुलेटेड वॉल यहां पर कौन है, आइस। इसको समझते हैं कैसे, देखो जब हम ये चेक करते हैं कि आइस फॉर्म हो चुकी है सरफेस पर, लेक वाटर की जो अपर सरफेस है उस पर आइस फॉर्म हो चुकी है, तो बाहर का जो लोअर टेम्परेचर है वो वाटर में इस आइस में से अंदर नहीं जा सकता, यहाँ पर ये इंसुलेटेड हो गया। और जो अंदर वाटर का जो हायर टेम्परेचर है वो भी इस आइस को पार करके बाहर नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, थर्मली इंसुलेशन। और ना ही मैटर का ट्रांसफर हो सकता है, मतलब बाहर से कोई भी एयर इस आइस के थ्रू वाटर तक नहीं जा सकती और अंदर से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल इस आइस के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं आ सकता। ठीक है, विच इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ। तो ये जो अपर सरफेस पर आइस फॉर्म हुई है, अब बाहर से हमें देखने लगेगा कि भाई लेक टोटली आइस की बन चुकी है, टोटली ये बर्फ की बन चुकी है, लेकिन होता क्या है कि अपर सरफेस आइस की होती है और जो लोअर सरफेसेस होती हैं वो सब क्या होती है, वाटर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और ये थर्मल इंसुलेशन जो होता है यही इंश्योर करता है किस बात को, कि वाटर में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी वाटर में हैं वो सब क्या हैं, जीवित हैं। सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ, जलीय जीवों के जीवन के लिए ये थर्मल इंसुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट लाइन है इस टॉपिक की, this fact is of a great ecological significance this facts। अब ये जो फैक्ट है हमारे पास कि थर्मल इंसुलेशन जो हमारे पास है, जिससे अपर सरफेस तो आइस में प्रेजेंट होती है और लोअर सरफेस वाटर में प्रेजेंट होती है, जिससे जो एक्वाटिक लाइफ है वो सेफ रहती है। ठीक है, दिस फैक्ट इज ऑफ ए ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दिस फैक्ट, ये जो फैक्ट है, कौन से फैक्ट की बात हो रही है, ये जो फैक्ट है जिसमें अपर सरफेस तो आइस है और लोअर सरफेस सब क्या है, लिक्विड फॉर्म, वाटर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो फैक्ट है ये इकोलॉजिकली बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को यहाँ पर चेक किया है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के टोटल टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लिया है, जिसमें हमने गैसियस फेज में वाटर की स्ट्रक्चर को चेक किया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी चेक किया था। लिक्विड फेज में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक किया था, और सॉलिड फेज में हमने ये चेक किया था कि सॉलिड फेज में आइस हेक्सागोनली प्रेजेंट होता है और तो लो टेम्परेचर पर ये क्यूबिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लो टेम्परेचर पर ये क्यूबिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो थर्मली इंसुलेशन कॉन्सेप्ट है इसको भी हमने समझ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टोटल टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।